गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी जी इन्होंने अपना एक चलता फिरता विधायक कार्यालय की शुरुआत करी है और जिसके तहत ये लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल ये भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पहले आम आदमी पार्टी में थे। क्या वजह रही है कि भाजपा में शामिल हुए आपको छोड़कर? सबसे पहले आपको जीत मिली है विधानसभा चुनाव में, गांधीनगर से विधायक चुने गए हैं, जनता का सेवक अब आप घोषित हो चुके हैं, लगातार काम कर रहे हैं। क्या इस कार्यालय की कोई तय सीमा है? क्या ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे आपके दिमाग में आया और किस तरीके से अब आप लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं? देखिए, इस बार जब मैं चुनाव से पहले, मैं पहले भी विधायक था 2015 में, तो एक बार एक बहन मेरे ऑफिस में आई। तो जब वो जाने लगी तो उसके आँख में आंसू थे। तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा, भाई आप क्यों रो रही है बहन? तो बोली, मैं दूसरी बार आई हूँ, पहली बार मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भूल आई थी मैं, और मेरे आने जाने में 80 रुपया मेरा खर्च हुआ। तो मैंने कहा, आप कहाँ रहती हैं? तो उसने कहा, मैं शास्त्री पार्क में सी ब्लॉक में रहती हूँ मैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक बेचारी बहन 80 रुपये खर्च करके यहाँ पर आई है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब की बार जब चुनाव होगा तो मैं इस कंसेप्ट में कि मैं खुद जनता के बीच में जाऊँगा और लोगों को मेरे ऑफिस में आने में दिक्कत ना हो। इस बार मैं जीत के आया। मैं इस कार्यक्रम को मैं 7-8 महीने पहले भी शुरू करने जा रहा था, लेकिन कोरोना पीरियड था तो इसलिए थोड़ा उसको डिले कर दिया। अब मैंने ये चलता फिरता कार्यालय, विधायक कार्यालय मैंने किया है और मैंने पूरे गूगल पे सर्च किया है इसका। 10 दिन मैंने कई रातें इसमें सर्च करने में निकाली हैं कि पूरे देश में किसी और विधायक के द्वारा, किसी और सांसद के द्वारा इस तरीके से चलता फिरता विधायक कार्यालय नहीं शुरू किया गया। मैंने शुरू किया है, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। गाड़ी के अंदर जब हम चलते हैं तो लैपटॉप भी है, हमारे यहाँ सारे लेटर हेड हैं, सारी चीज़ हम लोग साथ लेकर चलते हैं, मोहर साथ लेकर चलते हैं और उनको हमारे यहाँ ना आना पड़े, विधायक उनके द्वार पर जाएगा। और ये एक अच्छा कंसेप्ट है और इसकी देश में काफ़ी प्रशंसा हो रही है। मुझे कई देश के बड़े पॉलिटिशियंस और विभिन्न पार्टियों के उन लोगों के टेलीफोन कॉल्स मेरे पर आए और उन्होंने इस कंसेप्ट की सराहना की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मन में सेटिस्फेक्शन है कि अगर जनता ने मुझे दोबारा गांधीनगर विधानसभा से इस क्रूशल सीट से चुनकर भेजा है तो मेरी जनता को तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैंने इसको चुना है। जब आप कहते हैं कि मैंने इस पर सर्च किया है, तो लगता है कि जो देश है वो सही हाथों में है? क्योंकि आमतौर पर हम जब अमूमन देखते हैं कि विधायकों को, तो हम अब समझ रहे हैं कि मैं किस तरीके से इशारा कर रही हूँ, लेकिन जब आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, सर्च की बात कर रहे हैं कि आपने ऐसे काम करा, R&D की है, तो सही हाथों पर समझ रही हूँ मैं। नहीं, देश तो सही हाथों में सुरक्षित है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो देश में ऐतिहासिक काम हुए हैं, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 35A को हटाना, ट्रिपल तलाक का जो बिल है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में लोग कल्पना कर सकते थे, लेकिन अगर आज कुछ करके किसी व्यक्तित्व ने अगर दिखाया है तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को सैल्यूट करता हूँ कि आज उनके नेतृत्व में ये संभव हो सका है। 2020 तो किसी के लिए अच्छा नहीं गया, चाहे देश हो विदेश हो। अब आपकी इस कार्यालय के माध्यम से क्या रणनीति है कि कैसे आप काम करने वाले हैं, और इस दौरान क्या आपको कोई समस्या भी देखनी पड़ रही है? क्योंकि चलता फिरता विधायक कार्यालय बहुत मुश्किल है, आपको तमाम चीज़ें करनी होती है, विधानसभा जाना होता है, 10 नेताओं से दिन में बात करनी होती है, तो कोई समस्या आप देख रहे हैं? क्या चुनौती है और कैसे अब आप अगली रणनीति समझ रहे हैं इसके लिए? देखिए, ये अच्छा कंसेप्ट है और जनता खुश होती है। मैं कई जगह ऐसी जगह लेकर चला गया गाड़ी, तो जब मैं निकलता हूँ विधानसभा क्षेत्र में गाड़ी से तो लोग कहते हैं विधायक जा रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो तो विज्ञापनों पे करोड़ों और लाखों रुपए खर्च करती है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा जनता के सामने आए। हम तो गरीब विधायक हैं और आज भी मैं किराए के मकान पे रहता हूँ। मेरी गाड़ी ये भी मैंने किसी से उधार मांग के ली हुई है। तो लेकिन जब ये गाड़ी से मैं चलता हूँ तो लोग देखते हैं कि विधायक जा रहा है। और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर जनता ये कहे
कि उसके क्षेत्र का विधायक उसके लिए उपलब्ध है, ये उसकी बहुत बड़ी जीत है उसकी। अभी जब मैं यहाँ आई तो मैंने आपको नोटिस करा कि आप जिस तरीके से फ़ोन पर धमका रहे हैं कि कूड़ा उठाओ, ये करो, वो करो, आपको देखकर मुझे कहीं ना कहीं योगी जी की भी याद आई। जनता दरबार में भी वो इसी तरीके से जो काम नहीं करता है उसको धमकाते हैं। नहीं, देखिए, जनता ने मुझे चुना है और जनता की एक्सपेक्टेशंस है। अगर सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ है, काम मेरा नहीं है, काम एमसीडी का है, लेकिन जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, तो कहती है जी हमने आखिरी बार वोट आपको दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा नहीं कि सारे अधिकारी को ये मड़काते हों, बहुत से बहुत अच्छे अधिकारी हैं कि जिनको हम अगर एक बार मैसेज कर दें तो अच्छा रहता है। और मेरा तो अधिकारियों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण रवैया रहा है, इसके बारे में आप किसी से जानकारी भी ले सकती हैं। लेकिन हाँ, जो अधिकारी निकम्मे हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनको ज़रूर धमकाता हूँ ये। और अच्छा है, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है कि अगर धमकाने से किसी क्षेत्र का कूड़ा उठ जाए, धमकाने से सीवर साफ हो जाए, और जनता के लिए मैं 100 बार धमकाऊंगा, इसमें मुझे कोई परहेज नहीं। आप एमसीडी की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की बात आपने करी, विज्ञापन की सरकार का, आप खुद 2015 में वहाँ थे। लेकिन एमसीडी की अगर हम यहाँ पर मुद्दा उठाते हैं तो लगातार आप पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कर्मचारियों को पगार नहीं आप लोग दे रहे हैं। आप भाजपा ने कई घोटाले भी करे हैं एमसीडी के माध्यम से। देखिए, 13,000 करोड़ रुपया ये अरविंद केजरीवाल को एमसीडी को देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। आज हमारे एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। आखिर बच्चे तो उनके भी हैं, उनके बच्चों को भी दूध चाहिए, उनके बच्चों को किताबें चाहिए, उनके बच्चों को ट्यूशन फीस देने के लिए चाहिए। तो आज क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल जी विज्ञापन के नाम पे कई 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आप टेलीविज़न, जो नेशनल टेलीविज़न है, आधे 30 सेकंड की जो उनका एडवर्टाइजमेंट आता है उसके 5 से 6 लाख होते हैं। वो हर 15-20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद दिखते हैं। तो आप एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह दो। किसानों का तो समर्थन कर रहे हैं, बिलो किसान के बिल का। तो आपके ऊपर घोटाले के खुद आरोप लग रहे हैं। आप सरकार जो है भाजपा पे खुद आरोप लगा रही घोटाले को लेकर। एमसीडी में जो फंडिंग हुई है, मतलब फंडिंग में जिस तरीके से फेरबदल किए गए हैं, 13,000 करोड़ का हो या फिर कर्मचारियों की सैलरी का हो, तो कई घोटाले के आरोप मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने बैठ जाएं। अगर वो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला भाजपा पे साबित कर दें तो मैं अभी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर अरविंद केजरीवाल न साबित कर पाए तो वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपके लाइव में, इसमें आके बैठे मेरे सामने अरविंद केजरीवाल। वो तो महा झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। इसके अलावा कोई काम अरविंद केजरीवाल के पास नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ विधायक जी कि आप पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए? भाजपा में ऐसा क्या आपको दिखा, क्या छवि दिखी कि अचानक से आपने दल बदल लिया? देखिए, सबसे बड़ी तो इंसान के जीवन में अगर वो पैदा हुआ है तो स्वाभिमान बहुत निश्चित है। अरविंद केजरीवाल ने, और सबको पता भी है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से विधायकों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, विधायकों को कहते हैं कि इनकी औकात क्या है, ये हमारी वजह से जीत के आ गए हैं, विधायकों को गधा कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मतलब सबका सम्मान ज़रूरी है। सबका सम्मान जरूरी है, और स्वाभिमान भी अगर है। कल को अगर अरविंद केजरीवाल को कोई आदमी गधा कह दे तो कैसा रहेगा? और इस तरीके से, और खुद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मेरे पास 6 जिम्मेदारियां थी। और ऐसा नहीं था, सरकारी ऑफिस भी थे, सरकारी गाड़ी भी थी, और मैंने तो 6 महीने की विधायकी छोड़ी है। कौन आदमी होगा? तनख्वाह किसको बुरी लगती है? पैसा किसको बुरा लगता है? मैं तो सब कुछ छोड़ के, सारा ऑफिस, सरकारी गाड़ी, सब कुछ छोड़ के उनको नमस्ते करके आया हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्वाभिमान जरूरी है। और जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी, मैं गांधीनगर की जनता के बीच में पार्टी छोड़ने से पहले गया और मैंने
वहाँ के RWS के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से बात की। मैंने कहा मेरे साथ ये बदतमीजी की है अरविंद केजरीवाल ने, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। लोगों ने कहा आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी से इस्तीफा दे दो। उन्होंने वो जो अन्ना हजारे का आंदोलन में वो कहते थे कि हम कोई काम करेंगे जनता के बीच में जाएंगे, उन्होंने तो नहीं किया। लेकिन इस अनिल वाजपेयी ने गांधीनगर के जनता के बीच में जाके लोगों से पूछा कि मैं पार्टी छोड़ूं न छोड़ूं। गांधीनगर की जनता ने कहा पार्टी छोड़ दो। मैंने पार्टी छोड़ दी और आज मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, जिसका पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। आज इससे बड़ा कोई राजनीतिक दल पूरे विश्व में नहीं है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीन का इंजेक्शन पूरे देश में लग रहा है। आज ब्राज़ील क्या, जर्मन क्या, इंडोनेशिया क्या, इवन पाकिस्तान तक के लोग कह रहे हैं कि हमको इंडिया की वैक्सीन चाहिए। तो मुझे तो गर्व है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और उसकी पार्टी से विधायक। नहीं, आप कह रहे हैं कि विश्व में भाजपा का परचम लहरा रहा है, लेकिन वनवास जो है ना दिल्ली में भाजपा का, वो टूटा नहीं है। 20-21 साल से दिल्ली में भाजपा काबिज नहीं हो पाई है, उसके बावजूद आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो क्या आपको संकेत अब नज़र आ रहे हैं अगला विधानसभा में क्या होगा? वनवास टूटेगा, नहीं टूटेगा? देखिए, कभी कभी शिकारी अपने जाल में खुद फंस जाता है, तो अरविंद केजरीवाल भी जाल में फंस रहे हैं। और 2024 का चुनाव दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। आप किसी को पूर्ण बहुमत जब अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, वो भी लगातार कहते थे, लेकिन सीटें हमने देखी नहीं। देखिए, मैं वो हमारे शीर्ष नेता हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और ऐसा नहीं है, माननीय श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में नगर निगम का चुनाव जीता गया। माननीय श्री मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में सांसद की सातों सीटें उनके अध्यक्ष तक जीती गई। और इस बार जनता बहकावे में आ गई कि बिजली पानी फ्री, सब कुछ फ्री। 21 साल से बहकावे में नहीं आ रही वैसे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आप क्या कह सकते हैं, प्रजातंत्र है। लेकिन जनता ने जो अपना फैसला दिया है, इसको हम लोगों ने सहर्ष स्वीकारा है। मान लो जनता ने मुझे जिताया तो मैंने भी इसको सहर्ष स्वीकारा है। जो हमारे भाई नहीं जीत पाए तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकारा है। और जो जनता का फैसला है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये जनता की अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है और उस जनता की अदालत का सम्मान करते हैं। जो फैसला करेगी उसका सम्मान करें। 24 के चुनाव तो हम देख लेंगे, 22 में एमसीडी चुनाव है। अरविंद केजरीवाल अब सीना ठोक के कह रहे हैं कि 22 में भी अब आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव पर काबिज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने लगातार जिस तरीके से आप लोगों पर आरोप लगाए हैं। एमसीडी की तैयारी के लिए आप कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ कदम उठाए हैं? क्योंकि आपके पास दिल्ली सरकार भी नहीं है, अब आपके पास से एमसीडी भी खिसक जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल भविष्य वेत्ता तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल नस्तो अडम्बी नहीं है जो 300 साल की भविष्यवाणी कर दें। और ऐसा नहीं है, हमारी एमसीडी ने दिल्ली में काम किया है और इस बार फिर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एमसीडी में हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की चौथी बार सरकार। एक आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन हम देख रहे हैं, ये जो आंदोलन है सरकार वर्सेस किसानों का हो चुका है। तारीख पे तारीख दी जा रही है, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। 26 जनवरी को परेड करने की तैयारी हो चुकी है किसानों के माध्यम से। अब आप लोग भाजपा से हम लोग क्या उम्मीद करें कि क्या रिजोल्यूशन होगा? कृषि मंत्री लगातार सिर्फ तारीखें दे जा रहे हैं, कोई रिजोल्यूशन हम नहीं देख पा रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं इस किसान आंदोलन को? क्योंकि खालिस्तानी के आरोप लग चुके हैं, कनाडा से फंडिंग हुई है, कांग्रेस फंडिंग कर रहा है, तमाम रूप से आप लोगों ने आरोप लगा दिए हैं। देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरीके से, आज कांग्रेस के बाद पूरे देश में कुछ नहीं बचा है। इतनी बड़ी भारतीय 1885 की कांग्रेस आज चंद्र सांसदों में निपट गई। और आज किसान आंदोलन को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अभी एक वीडियो मेरे एक मित्र ने भेजी, उस वीडियो के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये क्या है? आज किसानों का जो बिल है, जब वो बिल संसद में पेश हुआ तो इसका क्यों नहीं विरोध किया लोगों ने? सारे दलों ने समर्थन किया है। अभी एक दिन के विधानसभा के सत्र के दौरान जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो मैंने उनको टोका। मैंने कहा मैं भी पंजाब में चुनाव लड़ाने गया था और जो आपका पंजाब का चुनाव मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में
मैंने कहा आपने कहा है कि हम ऐसे किसान बिल का 100% समर्थन करते हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल ने कुंभकर्ण की नींद क्यों सोए हुए थे। आज ये किसानों का बिल किसानों के हित में है। मान लीजिए अगर 100 किलो गेहूं की कीमत 1000 रुपये है और जो बिचौलिए हैं वो किसानों से ले जाते हैं, वो उन्होंने 1000 का जो मूल कीमत है गेहूं की उन्होंने 1500 रुपये में दी। 500 रुपये किसने खाए? बिचौलियों ने खाए। इस किसान बिल से फ़ायदा ये है कि किसान अपना अनाज ओपन मार्केट में बेच सकता है। अगर वही किसान खुद 1500 में गेहूं अगर बेचेगा तो 500 रुपये का फ़ायदा किसान को है या नहीं है? तो किसान के हित में है। तो जो किसान धरने में बैठे हैं उनसे पूछो, उनकी 400-500 बीघे की खेती है, ये कहाँ है एक्चुअली में? ये तो किसान के नाम पर प्रोफेशनल हो गए हैं सारे ये। तो किसान में अगर परिवर्तन की बात है तो इनमें भी परिवर्तन हो गया, लेकिन जो बीच के लोग हैं, बिचौलिए हैं, दूसरी भाषा में इनको दलाल कह सकते हैं आप, ऐसे लोग किसानों को बरगला रहे हैं। कमाल की बात है कि आज आप एक महीने से धरने पे बैठे हैं और आप गीजर के पानी से नहा रहे हैं। आप कोई आदमी मिलने जाए तो जेब में से निकाल के लोगों को काजू खिला रहे हैं। ऐसा तो किसान नहीं, किसान तो गरीब है, बेचारा लोन लेके अपनी खेती करता है। तो ये किसानों के हितों के बिल है और हमारी कब देख रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरीके से समाधान में लगी हुई है, लेकिन कुछ कांग्रेस ऐसे, ममता बनर्जी ऐसे लोग जिनको अपना पूरा ज़मीनी ग्राफ ख़त्म हुआ दिख रहा है, ये उन लोगों के मन की एक हताशा है और वो हमारी पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो कुछ भी कर लें, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी जी बात कर रहे थे, जिन्होंने अपना चलता फिरता विधायक कार्यालय से लेकर किसानों को किस तरीके से फंडिंग हो रही है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, तमाम रूप से बात करी है। करंट न्यूज़ से तोशी मंदोला, नई दिल्ली।